आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बड़ी शख्सियत मनुपाल जी से और विकास के मुद्दों पर बात करेंगे। और जो आज तक इस क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया है, वो कई समस्याओं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई टेक्नोलॉजी पर्पज भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनका ध्यान उस तरफ नहीं जा पाया। जी, बात करेंगे मनुपाल जी से। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सबसे पहले आपका मौलिक भारत के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल कि अभी आप जिला पंचायत सदस्य हैं जी, तो ऐसा क्या विचार आया या ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको विधानसभा की तैयारी करनी पड़ रही है? ऐसे कोई कार्य जिनकी वजह से आपको विधानसभा में आना पड़ रहा है? कार्य दरअसल हम लोग ज़मीन पे जुड़े हुए हैं, ज़मीन से लोगों के बीच में रहते हैं जी। हमको पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या लापरवाही हुई है, क्या क्या कमियां हैं, उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे जी। चाहे जो हमारे यहाँ जिम्मेदारी बनती है सभी की, जो विधायक हैं और भी सभी विधायकों की जिम्मेदारी बनती है कि देश में बढ़ती हुई बेतहाशा जनसंख्या है उसका लिए मुद्दा उठाना है। देश में 2 बच्चों का कानून लागू हो जी। सभी पे जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी पे एक समान जी। वो भी एक राष्ट्र हित का मुद्दा है, उस पर भी काम करना है। क्योंकि तब तक आप किसी पद पे, संवैधानिक पद पे नहीं हो, तब तक आप इतनी एक अच्छे से विधानसभा आवाज नहीं उठा पाओगे। इसलिए मेन मुद्दा वो है। बाकी ऐसे बहुत है, जैसे कुछ क्षेत्र में कॉलेज की ज़रूरत है, कहीं हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें हैं जो सरकार के सहयोग से बढ़ेंगे। उसके लिए प्रयासरत जो जनप्रतिनिधि होगा तो बढ़ पाएंगे वो। मनुपाल जी, एक समस्या है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो आपका ज़िला है बागपत जी, इसमें युवा है, पढ़ा लिखा है, उसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं जी। तो यहाँ पर कोई भी, अब से पहले जितना भी जनप्रतिनिधि रहा है, कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ या ऐसी चीज़ें नहीं ला पाया जिनसे उन्हें रोज़गार मिल सके, क्योंकि हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात। तो लड़कियां हैं पढ़ी लिखी, वो भी जॉब करना चाहती हैं, लेकिन अगर वो जॉब करने यहाँ से जाएंगी या तो उनको नोएडा जाना पड़ेगा या गुड़गांव जाना पड़ेगा, तो जो जिनकी डिस्टेंस बहुत है, दूरी बहुत है, तो ऐसा पिछले जनप्रतिनिधियों द्वारा ऐसे कदम नहीं उठाए गए। तो आपका क्या रहेगा यदि आपको लोग अपना प्यार दें और आप सत्ता में आए चुनाव जीतकर, तो उन युवाओं जो बेरोजगार हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या रहेगा? वो हम प्रयासरत रहेंगे उसके लिए। अब हमारे यहाँ से पेरीफेरल भी उतरा है, उसका हमारे यहाँ खेकड़ा में कट भी है जी। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे रटौल मार्ग पे भी एक कट हो जाए जिससे क्षेत्र का भला हो और यहाँ भी वेयर हाउस वगैरह और इंडस्ट्री वगैरह आ जाए। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा बिल्कुल। तो वो मिल के प्रयास किया जाएगा उसमें, जैसे हमारे सांसद जी और विधायक सब लोग मिल के प्रयास करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी उसमें। तो इसलिए हम लोग आने वाले टाइम में इस चीज़ के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मनुपाल जी हैं, युवाओं के लिए काम करते हैं और चाहते भी हैं कि युवाओं को रोज़गार मिले। पिछले बात करें तो कई दशक में जो भी सरकारें आई, किसी के भी जनप्रतिनिधि आए, उनका ध्यान इस रोज़गार योजना की तरफ अब तक नहीं गया है। लेकिन मनुपाल जी कह रहे हैं कि स्पेशल ध्यान जो है वो इसी पे रहेगा कि इधर इंडस्ट्रीज़ आ जाएं जिससे कि यहाँ के बेरोज़गार युवा को रोज़गार मिल सके। बात करेंगे मनुपाल जी किसान आंदोलन, जैसे कि आपकी जानकारी में भी है जी। तो किसान आंदोलन लगभग कल समाप्त हो गया, हवन होकर टिकैत जी भी कल चले गए जी, 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 हमारी भी आखिरी सुबह थी वहाँ पे जी जी। तो इस किसान आंदोलन का आने वाले चुनाव पर नेगेटिव इफेक्ट रहेगा या पॉजिटिव बीजेपी के लिए? इसका पॉजिटिव रहेगा। जब किसान लोग जिद करके बैठ गए तो हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो वापस ले लिया ईमानदारी से। उन्होंने उसके बारे में पूरा बोल भी दिया है और किसान, हमारे इस क्षेत्र का तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन ठीक है यदि किसान भाई नहीं माने, उनको कुछ चीज़ पर ऑब्जेक्शन था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया है। उससे कोई नुकसान नहीं होगा, उसका बेनिफिट होगा और किसानों के लिए बहुत योजनाएं आ रही हैं, उनका भी लाभ किसानों को दे रहे हैं, उन चीज़ों का बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे गांव देहात में गरीब परिवार हैं, उनके लिए महीने में 2 बार फ्री राशन, अब तो तेल और रिफाइंड वगैरह ये सब चीज़ें दी जा रही, नमक वगैरह, तो बहुत चीज़ें हैं किसान के और एक आम आदमी के हित में जो कार्य हो रहा है। इसलिए आने वाले टाइम में कहीं भी कोई नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव रहेगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी सीटें लेकर आएगी, इसमें कोई कहीं से कहीं तक। मोदी जी ने काफ़ी कोशिश की कि भाई कुछ किसान, जो भी किसान थे, उनको ये कानून थे इनके बारे में समझाने की, तो सरकार समझा नहीं पाई या किसान समझ नहीं पाए? दरअसल जो कुछ लोग, मैं ज़्यादा तो उस पर कहना नहीं चाहता, उसमें कुछ लोग विपक्षी जो लोग थे उन लोगों का, उनका कानून किसान जो बिल था उससे मतलब नहीं था, उनको अपनी राजनीति को लेकर वो विपक्ष में खड़े हो गए थे। तो
ये था मामला, उसका और कुछ नहीं था। बाकी ज़्यादातर किसान उस समय भी साथ थे और आज भी साथ हैं। जो नहीं समझे थे उनके लिए वापस कर दिया है, वो भी साथ है। बात करें मनुपाल जी कि जो गठबंधन आरएलडी और सपा का हुआ है, तो उस गठबंधन को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान तो नहीं होगा गठबंधन से? जनता सब जानती है, डिजिटल इंडिया है और सब लोग एक एक चीज़ जानते हैं। युवा जाग चुका है कि किस चीज़ से पहले भी एक साथ हुए थे। जब लोकसभा चुनाव हुए थे सारी पार्टी इकट्ठी होकर लड़ी थी, तब भी कुछ नहीं हो पाया, तब भी पूर्ण बहुमत से सरकार आई। और इसमें भी विधानसभा उत्तर प्रदेश हमारे, इसमें पूर्ण बहुमत से आएंगे। सब लोग जाग चुके हैं कौन किस देश हित के लिए कौन कार्य कर रहा है, राष्ट्र का मान सम्मान कौन बढ़ा रहा है, कौन किसान मजदूर की हर दुख दर्द को देखता है, गरीबों के यदि कोई और चीज़ें हैं, आवासीय योजना हो चाहे इनके शौचालय बनने हो, बहुत चीज़ें हैं जो गरीबों के हक में जात पात से सबसे ऊपर उठकर सबने देखा कि कितना बेनिफिट मिला है लोगों को। किसानों को एक 6,000 की जो योजना थी वो भी मिली है। हाँ, वो भी मिली है किसान को। किसान सम्मान निधि वो ऑटोमेटिक ही कहीं से कहीं तक कोई उसमें कोई वो नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी सीधा उसके खाते में आता है, जो आज तक कभी किसी ने किया नहीं। हाँ, वो तो पहले आपने सुना होगा बहुत पुराने टाइम में कि केंद्र सरकार से 100 रुपये चलते हैं और लास्ट में 15 रुपये पहुँचते हैं, 85 रुपये खाए जाते हैं। अब 100 चलते हैं, वहाँ से 100 के 100 जिसके हक में हैं, जिसके खाते में जाने 100 के 100 रुपये पहुँचते हैं। ये बिल्कुल पारदर्शिता है, हमारी पार्टी का यही सिस्टम है। कहीं से कहीं तक कोई घोटाला नहीं हुआ। जब तक ये कार्य सरकार रही है, कोई घोटाला हुआ वो तो बताइए। और पहली सरकारों में कितने घोटाले होते थे, अब गिनते अब हाँ थक जाएंगे। तो यहाँ कोई घोटाला नहीं है, सब राष्ट्र के प्रति समर्पित है। यशस्वी हमारे योगी जी बिल्कुल वो निस्वार्थ, उनका पूरा उत्तर प्रदेश उनका परिवार है। ऐसे ही हमारे मोदी जी हैं, उनका भी पूरा जो देश है, पूरे देश के जो नागरिक हैं, उनका वो परिवार है। तो कहीं कोई परिवारवाद और इस तरह का मामला नहीं है। मनुपाल जी बात करें, जैसे आम आदमी पार्टी भी अब उत्तर प्रदेश में कूदी है, सभी राज्यों में जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी, और पार्टी ये कहती है कि हम यहाँ सरकार बना रहे हैं। कहीं नहीं, वो तो आपको पता ही है। वो लोग ठीक है, दिल्ली में उनका झूठ तूफान चल गया, फ्री का पानी फ्री के बिजली के चक्कर में वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं कि दिल्ली में ये चीज़ें ज़्यादा। तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का जो युवक है, नौजवान है, जाग चुका है, उस तरह के बहकावे में नहीं आएगा। उसने देखा होगा आपके सामने है, जिस टाइम दिल्ली में दंगा हुआ था वही केजरीवाल बाहर आके कुछ नहीं बोला था। उसने एक बयान भी नहीं दिया था कि शांति बनाओ, अपील तक नहीं की थी। वो तो देश को गर्त में ले जा रहा है, हिंदू मुस्लिम वो करवाता है। वो देख लेना दिल्ली का क्या गर्त में चला है, दिल्ली का क्या बुरा हाल है। जब उसको चुनाव आते हैं तो कैसे कैसे वादे, कैसे कैसे चीज़ें रखता है, फिर वो कहता है कि चलो विचार करेंगे, सोचेंगे। तो केजरीवाल है, झूठों का। बात करें कि एक उत्तर प्रदेश में, जैसा अभी आंकड़े अभी आए हैं, आपके पास भी होंगे, कि उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो पाया जितना होना था। गरीबी रेखा में भी अभी आप देख सकते हो कि बहुत ही निचले तबके में जो है इसका उत्तर प्रदेश का नाम आया है। तो उसके बारे में आपके कुछ विचार? ऐसा इन चीज़ों में टाइम लगता है उपाध्याय जी, उसमें बहुत टाइम लगता है। बहुत चीज़ें अब आपके सामने हैं, जैसे सड़कें, ये चीज़ें, और लोगों को रोजगार। बीच में इतना बुरा आपदा आई, इस आपदा से भी निकलना बहुत बड़ी बात थी। और इस आपदा में सरकार ने बड़े तरीके से संभाला, सबने सहयोग किया। जो समर्थित हैं, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं, उन्होंने लोगों को सहयोग किया और ऐसे बुरे दौर से निकल के आए हैं। सभी को वैक्सीन, कितना बड़ा राज्य है, हर सुविधा मुहैया कराना, बहुत चीज़ें हैं। यदि कोई और सरकार होती संभाल नहीं पाती इतने बुरे संकट के समय को, तो यही सरकार है जिसने ऐसे बुरे संकट के समय में संभाल लिया और लोगों को सुरक्षित बचा लिया। एक बात करें मनुपाल जी आपकी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। मनुपाल जी की जो पर्सनैलिटी है वो अलग ही है। अलग से मतलब है कि साधारण है, सिंपल है, और सबसे बड़ी चीज़, हम बड़े बड़े नेताओं के यहाँ जाते हैं, सभी के पास जाते हैं, जनता में भी जाते हैं, एक जो वीआईपी कल्चर है वो हमें देखने के लिए नहीं मिला है बिल्कुल भी। कोई भी साधारण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति डायरेक्ट इनसे आके मिल सकता है, ऐसा मैंने आज यहीं देखा है। नहीं तो 4-5 गनर खड़े रहते हैं गेट पे, तो गरीब आदमी वो देख के वीआईपी कल्चर वापस लौट जाता है। लेकिन अगर बागपत का कोई गरीब व्यक्ति सर आपसे मिलना चाहे तो किस प्रकार मिल सकता है? कोई वीआईपी कल्चर, कोई डर के वापसी चला जाए, ऐसा कुछ? मैं अपनों के बीच में रहता हूँ। ये तो दिखावेबाजी है, कौन किसको मार रहा है, कोई किसी को कोई खतरा नहीं है। ये फॉर्मेलिटी, ड्रामेबाजी। आपने हम देखे, हमारे बड़े भाई लीलू पहलवान प्रमुख रहे,
हमें गवर्नमेंट से भी सब चीज़ अलाउड हैं, शस्त्र हैं हमारे परिवार में 6-7, लेकिन हमारे घर में कभी भी वो शस्त्र या राइफलधारी ये अलाउ हुआ ही नहीं। पहले से भी प्रमुख रहे तो लोगों से ऐसे ही मिले जैसे आज हम लोग बैठे हैं। यदि नहाने जा रहे हैं और लोग मिलने के लिए आगे तो नहाने की बाद में नहाना होगा, तहमत बांध के लोगों से बनियान और टी-शर्ट में मिलते हैं भाई भी। तो वही हमारा सिस्टम है। हमने कभी किसी को वेट नहीं कराया। लोगों के दुख दर्द में रात के 1 बजे भी चलना पड़ा तो 1 बजे गए हैं। जिस समय जहाँ कुछ काम होता है तो उसके लिए हम खड़े मिलते हैं। वीआईपी न पहले थे न वीआईपी आगे रहेंगे। जब पद होता है तो पद ही आता है 5 साल के लिए, लेकिन लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं कि 5 साल बाद पद से उतरना भी है। आज तो तुम वीआईपी कल्चर में हो, 5 साल बाद फिर क्या रहेगा। तो ऐसा है, ऐसा आदमी को मैं चाहता हूँ, सभी से अपील करता हूँ कि ऐसा रहो सदाबहार। मनुपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा और लोग भी जानना चाहेंगे कि एक गरीब व्यक्ति आपसे अपनी समस्या लेकर कब मिल सकता है? कोई ऐसा टाइम कि आप इस टाइम से इस टाइम वो आएँ, आपसे अपनी समस्याएं रखें और आपसे मिलें और उनका समाधान हो जाए? मैं रोज़ाना सुबह 10 बजे तक घर पे ही रहता हूँ। ये मेरा रूटीन टाइम है। यदि कहीं कोई बात है क्षेत्र में तो क्षेत्र में यदि कोई समस्या है वो मुझे फ़ोन कर लेते हैं, मैं उनके गांव जाके उनसे मिल लेता हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं मेरे देहात में, मेरे क्षेत्र में। यदि किसी ने फ़ोन आया तो कह रहे भैया साधन है नहीं, हम लोग कैसे पहुँचेंगे और हम साइकिल से या ऑटो वगैरह से आते हैं तो थोड़ा वेट करना। तो मैं कहता हूँ कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, तो मैं उन लोगों के घर पहुँच जाता हूँ जहाँ जिन लोगों के पास साधन नहीं है मेरे घर तक आने के। बाकी जो लोग आना चाहते हैं मैं सुबह 10 बजे तक तो अवश्य 10-11 बजे तक घर ही रहता हूँ, उसके बाद क्षेत्र में निकल जाता हूँ। मनुपाल जी, बात करें कि कोई गरीब है या तो आर्थिक स्थिति से या कमज़ोर वर्ग से है, जैसे दलित हैं, तो वो आपसे कैसे मिल पाए, मतलब और उनके लिए आपकी तरफ से क्या रहेगा अगर उनका प्यार आपको मिले? मैं अब से पहले भी लोग जानते हैं क्षेत्र में, बहुत गांव हैं ऐसे जिन लोगों में सीधा उन परिवारों के बाय नेम भी जानता हूँ, परिवारों से मिलता भी और वो मुझसे सीधे बात करते हैं। तो कहीं कोई इस तरह का भेदभाव नहीं है, बिल्कुल। मैं तो सच्चाई बताऊँ, वो जो मित्र हैं हमारे, जिनको आप दलित भी बोल सकते हो, जैसे भी आप बोल रहे हैं, मैं कमज़ोर वर्ग बोल रहे हैं, वो इतने ऑनेस्ट होते हैं। सीधी बात बोल रहा हूँ, वो कभी दो तरफा किसी लोगों को वो नहीं देते आश्वासन। वो सीधी कह देते हैं हम आपके साथ हैं तो हैं। चाहे मेरा जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे हमारा प्रमुखी का चुनाव हो, मैंने उन चीज़ों में मैंने सब चीज़ को नज़दीक से देखा है। तो वो लोग इतने ऑनेस्ट होते हैं, मैं उनको वास्तव में नमन करता हूं। बहुत ईमानदार होते हैं और गरीब व्यक्ति ही ईमानदार होता है। लेकिन सत्ता आने के बाद लोग उस वर्ग को, जो कमज़ोर वर्ग है, गरीब वर्ग, उसको भूल जाता है। मेरा अपना ऐसा सिस्टम कुछ है नहीं, ना अपने आप को सत्ता में मानता, ना कभी मानेंगे। भले ही एक ग्राम प्रधान भी ग्राम प्रधान बनने के बाद एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ। आदमी जैसा पहले था ऐसा ही रहना चाहिए, लोगों का जितना सम्मान करा करना चाहिए, लोगों के दुख दर्द में जाना चाहिए हमेशा। कि आप सत्ता में अगर आ गए तो जैसे कुछ योजनाएं जो गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाती हैं, कमज़ोर तबके तक, विधवा पेंशन हो गई या विकलांग पेंशन हो गई और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनकी तरफ आपका ध्यान मैं खींचना चाहूँगा। और आप जीत कर आते हैं तो क्या रहेगा आपकी तरफ से उनके लिए? सबसे पहले अभी वो तो आने वाली बात रख रहे हैं भाई साहब आप। ये कार्य तो मेरा अब भी चल रहा है। जो ग्राम प्रधान है मैं उनको बोल रहा हूँ, मैं जिले पे भी जाके बोल दिया, उन लोगों को फॉर्मेलिटीज़ कराइए। जो नया मार्च के बाद नया साल शुरू होगा, फॉर्मेलिटी पूरी कराइए, उसके बाद उनका नए साल से पेंशन शुरू हो जाएगी। मैंने बहुत लोगों को कराए हैं, बहुत लोगों को पेपर भी दिवाए हैं। सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वो संपन्न लोग ले लेते हैं। नहीं, मैं अपने क्षेत्र में पहले से ही कार्य इस तरह के करा रहा हूँ। कुछ लोगों को मैंने पेंशन भी बंधवाई है और विकलांग के लिए भी मैंने काम किया है। और मैं जिले पे जो अधिकारी हैं उनसे भी मिला हूँ, उन्होंने पूरा सहयोग किया है, मैंने जाके बात भी रखी है। तो ऐसे बहुत लोग हैं, मैं उन सबसे कह रहा हूँ भाई अपने यहाँ से ग्राम प्रधान है, प्रस्ताव करिए और मैं आपके वहाँ से सेंक्शन कराता हूँ। तो ये कार्य तो मैं करता ही रहता हूँ, चाहे आगे मुझे पार्टी आदेश दे ना दे, मैं पार्टी के लिए समर्पित कार्य करता हूँ। लोगों की सेवा करने का मेरा एक जज्बा है, वो मैं करता रहूँगा। एक सवाल मेरा और आपसे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ये डिफरेंट है और इसमें जो सिंप्लिसिटी है, इसका राज क्या है, मतलब कारण क्या है? नहीं, मैं तो पहले से ही बिल्कुल, मैं जिस कंडीशन में हूँ साधारण हूँ। साधारणता मुझे पसंद है और साधारणता ही मैं सब लोगों से बिल्कुल साधारण ही में मिलता हूँ। एक चीज़ जो आपको अपने अंदर अच्छी लगती हो? नहीं, मैं खुद ही, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जब कभी हम छोटे बचपन में थे, हमने कभी वीआईपी को देखा था, उनके पास नहीं जाने देते थे लोगों को, मैं आपको। और मुझे वो चीज़ याद है, मैंने कहा यदि मैं कभी राजनीति में गया तो मैं लोगों से इनकी तरह नहीं, मैं लोगों से खुल जा के मिलूंगा। लोगों को ऐसा नहीं, ऐसा वातावरण नहीं दूंगा जिससे लोग मुझसे ना मिल सके। तो इसलिए मैं ऐसा वातावरण लोगों को देता हूँ कि मुझसे सीधा आवाज़ मार के बोला, अरे मनु इधर आ जा। तो उनको कभी भी मैं किसी के लिए भी नहीं बोलता कि ना ऐसा मौका देता। मैं लोगों को ऐसा ही एक नॉर्मल वे में मिलता हूँ और मिलता भी रहूँगा। ये है कि आपके जो क्षेत्र के वासी हैं, जो जवान हैं,
उनके लिए कोई संदेश आपका? मैं अपने क्षेत्रवासियों से, युवाओं से सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप जिस मकसद में लगे हुए हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे अदर्स किसी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, आप अपना उसमें 100% दीजिए। 100% मैं आपको दावा करता हूँ आप सक्सीज होंगे उस लाइन में, चाहे लाइन कोई भी हो, खेल कूद की लाइन हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए ईमानदार से मेहनत करो। उसी तरह मैं नेताओं से भी कहता हूँ जो राजनीति में करते हैं वो जनता के लिए 100% सेवा करें, जनता के लिए समर्पित हों, जनता आपको सिर आंखों पे बैठाएगी। एक मेरा आपसे एक संदेश और चाहेंगे हम लेना कि एक टीवी मीडिया है, आप जानते हैं, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े टीवी, एक हम हैं जो सोशल मीडिया भी हैं और एक छोटा पेपर भी चलाते हैं जी। तो उनकी भूमिका और हमारी जो भूमिका है उसके लिए आपके विचार? ऐसा है, मैं बिल्कुल उपाध्याय जी बताऊं कि वो लोग थोड़ा सा सिस्टम जब चल जाता है आदमी का, उनका चल चुका, वो लोग वहीं बैठे बैठे 19-20 एडजस्टमेंट करके खबरें चला लेते हैं। लेकिन आप लोग जब ज़मीन पर उतर के मेहनत करते हैं तो मैं वास्तव में आपको नमन करता हूँ। असली रिपोर्ट जो जाती है ना, जीरो ग्राउंड से जाती है, और कई बार वहाँ लोग जैसी पहुँच जाती है, मैंने देखा है, खबरें उठाई और काम कर लिया। लेकिन आप लोग रियल में मेहनत करते हो तो आपको मैं बहुत नमन करता हूँ, आप लोग रियल में अच्छा कार्य करते हो। एक हमारे श्रोताओं को आपकी तरफ से, क्योंकि हमें आपका भी सपोर्ट चाहिए जो हमारे दर्शक हैं, और हमें ऐसे नेता जो ईमानदार हैं, मनुपाल जी जैसे लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, जिससे कि हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखा दें। और जो लोग वाकई में ही चुनने लायक हैं, जो सत्ता में आने लायक हैं, वो लोग पैसे की कमी से या कैसे पिछड़ जाते हैं, उनकी सच्चाई सामने आ नहीं पाती। जो पैसे वाले रसूखदार लोग हैं वो अपना एक झूठा ड्रामा दिखाकर चुनाव जीत जाते हैं। तो कोई संदेश हमारे श्रोताओं के लिए? मैं सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप जो आपको जैसे भाई साहब अच्छी अच्छी खबर लाते हैं, आपसे यही निवेदन है आप इन खबरों को और साथियों तक पहुंचाएं, जिससे कि असलियत रूबरू आम लोगों तक पहुंच जाए। यही मैं आप सबसे अपील करता हूं। वरना वास्तव में बहुत लोग ऐसे हैं जो हवाई बातें होती हैं। तो आप लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं, आपको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपका भी सपोर्ट चाहिए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। आप लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। जो आदमी सच्चा कार्य करता हो, ज़मीन पर उतर के कार्य करता हो, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मैं सभी को। अंत में कभी दर्शक बाद में मैं गवाह रहूँगा, मनुपाल जी चुनाव जीत के आए और मैं इनसे वादा ले रहा हूँ कि कहीं आप जीतने के बाद VIP कल्चर तो नहीं अपना लेंगे? मैं एक वादा चाहिए आपसे। मैं VIP कल्चर में हम ना पहले रहते थे, ना अब रहेंगे और ना आगे रहेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। हम लोग जैसे हैं सादगी में, आपको देख रहे हैं यहीं साधारण से सब लोग बैठते हैं, सभी से ऐसे मिलते हैं। तो हमें तो, मैं तो आपको पहले बता चुका, हमने उस दिन देखे हैं कि जब लोग VIP आते थे उनसे बात नहीं कर पाते थे। तो हम कभी ऐसा मौका नहीं देंगे कि कोई हमसे बात करने में हिचके, किस तरह का कोई हिसाब लगाए। हम लोगों में वही सादगी रखते हैं, रखते रहेंगे, ये हमारा वादा आपसे। तो आज मैं फिर एक अपील मनुपाल जी के लिए भी कर रहा हूँ कि जितना भी कमज़ोर तबका है बागपत का, आपके सामने हमने वादा लिया है, कमिटमेंट लिया है कि कोई VIP कल्चर नहीं है। मैं यहाँ ज़मीनी हकीकत देख रहा हूँ, कोई VIP कल्चर नहीं है। आप लोगों की सुनी जाएगी। जितना भी बागपत का कमज़ोर तबका है या आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है या पिछड़े लोग हैं या दलित लोग हैं, खासकर दलित की बात कर रहा हूँ मैं, वो आएँ और बेधड़क अपनी बात रखें, अपनी समस्याओं को रखें। आपकी बात सुनी जाएगी। नहीं सुनी जाती है तो आप हमें डायरेक्ट कंप्लेंट करिए, हम तब मनुपाल जी को पकड़ेंगे जो आपने वादा किया था, और ये काम गरीब तबके का, दलित का नहीं हो पाया है। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।